हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो उत्तराखंड की जनजाति का आज पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम बॉक्सा जनजाति पढ़ने वाले हैं। राजी जनजाति हम कर चुके थे, ठीक है। तो अब हमें बॉक्सा जनजाति पढ़नी है, तो बॉक्सा के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है बॉक्सा जनजाति। ये कि ना, उत्तराखंड के अंदर तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? बॉक्सा जनजाति है, ठीक है। ये कहाँ मिलती है? उधम सिंह नगर में मिलती है। हम इससे पहले राजे जनजाति पढ़ी थी। राजे जनजाति कहाँ थी? पिथौरागढ़ में थी ना सबसे ज़्यादा। उसी टाइम में बॉक्सा जनजाति कहाँ है सबसे ज़्यादा? ये उधम सिंह नगर में। कहाँ पड़ती है? उधम सिंह नगर के अंदर पड़ती है ये बॉक्सा जनजाति। पॉइंटर बढ़ा लेते हैं। उधम सिंह नगर में पड़ती है, ठीक है। तो बॉक्सा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, उधम सिंह नगर के अंदर पड़ती है। ये 173 ग्रामों में बॉक्सा जनजाति निवास करती है। जो उत्तराखंड है ना, उसके 173 ग्रामों में बॉक्सा जनजाति निवास करती है। उधम सिंह नगर व नैनीताल में बॉक्सा बाहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक्साड़, ठीक है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? हमें आईने अकबरी में मिलता है। कहाँ मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है, ठीक है। उधम सिंह नगर व नैनीताल में बॉक्सा बाहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है, जिस शब्द का प्रयोग आईने अकबरी में मिलता है हमें, ठीक। तो बॉक्सा के बारे में बात कर रहे थे। सबसे ज़्यादा कहाँ है? उधम सिंह नगर में। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 173 ग्राम में बॉक्सा जनजाति निवास करती है। और जो उधम सिंह नगर और नैनीताल के अंदर बाहुल क्षेत्र है ना, उसको अंदर बुक्साड़ कहा जाता है। और उसका वर्णन कहाँ मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। अकबर के काल में आईने अकबरी लिखी गई थी, ठीक है। अब अंग्रेज अधिकारी इलियट के अनुसार बॉक्सा लोग सर्वप्रथम कहाँ थे? चंपावत के बनबासा में बसे थे। कहाँ बसे थे? बनबासा में बसे थे। अगर आपसे पूछ लेना बॉक्सा जनजाति सबसे पहले कहाँ बसी थी, तो चंपावत के बनबासा के अंदर बसे थे। लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा कहाँ है? उधम सिंह नगर के अंदर है। विद्वानों के अनुसार बॉक्सा जनजाति क्या थी? कौन थे ये? धारनगर के राजा जगतदेव के वंशज हैं, ठीक है। कुछ विद्वान कहते हैं कि धारनगर के राजा जगतदेव के वंशज है। कुछ विद्वान कहते हैं कि मराठाओं ने भगाए थे वो वंश, उनके वंशज है, ठीक है। लेकिन जो बॉक्सो लोग हैं ना, वो खुद को क्या मानते हैं? पवार राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं? पवार राजपूत मानते हैं, ठीक। देहरादून जिले के अंदर जो बॉक्सा जनजाति के लोगों ने क्या बोलते हैं? महर बॉक्सा बोलते हैं। महर बॉक्सा। देहरादून जिले के अंदर जो बॉक्सा जनजाति है ना, उसे बोलते हैं महर बॉक्सा बोलते हैं। बॉक्सा जनजाति में एक बैठान विवाह प्रथा प्रचलित है। कौन से विवाह? बैठान विवाह प्रथा प्रचलित है बॉक्सा के अंदर, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम देखते हैं, चलो। सबसे पहली बात क्या थी? एक सेकेंड। सबसे पहली बात है बॉक्सा जनजाति, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है ये? उधम सिंह नगर के अंदर है। कितने गांवों में वो निवास करती है? 173 गांवों में निवास करती है। खुद को क्या मानते हैं? ये पवार वंशीय राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं? पवार वंशीय राजपूत मानते हैं, ठीक है। तीन बातें होगी। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड के अंदर। सबसे छोटी जनजाति हमें पता है कौन सी है? राजी है, ठीक है। ये कौन सी है? तीसरी सबसे बड़ी कौन सी है? बॉक्सा जनजाति है, ठीक है। एक खुद इनको ना बुक्साड़ भी कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? बुक्साड़। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। आईने अकबरी में मिलता है इसका वर्णन, ठीक। एक अंग्रेज अधिकारी इलियट था, उसके अनुसार सबसे पहले कहाँ बसे थे ये? सबसे पहले बसे थे ये बनबासा में अंदर। बनबासा कहाँ पड़ता है? ये चंपावत के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चंपावत के अंदर पड़ता है, ठीक। इसके अलावा कुछ विद्वान कहते हैं कि ना मराठा द्वारा भगाए गए लोग थे ये, ठीक है। खुद को क्या मानते हैं? पवार वंशीय मानते हैं, ठीक। आईने अकबरी में वर्णन हो गया। इसके अलावा क्या बात पढ़ी थी हमने? एक बैठान विवाह पद्धति थी। बैठान विवाह पद्धति। बैठान विवाह पद्धति, ठीक है। यही बातें पढ़ी थी हमने अभी तक। और ठीक है, हाँ, इतनी ही बात पढ़ी थी हमने। इसके अलावा क्या क्या होता है देख लो। इसके अलावा क्या क्या होता है? ये वैवाहिक संस्कार में मंगनी, गनाना, रत जगह, हल्दी, छई, ग्राम खेड़ी की पूजा, न्योता, भात लगाना, दूधाखरी धारी, फेरे, पहचेड़ी, विदाई और गोना आदि है। ये इतना कुछ मेरे को लगता नहीं पूछने वाला है। फिर बस इतना ध्यान रखना कि कौन सी विवाह पत्ति चलती है यहाँ पर? बैठान विवाह पत्ति चलती है। कौन सी पत्ति चलती है? बैठान विवाह पत्ति चलती है यहाँ के अंदर, ठीक है। और देहरादून में कौन से निवास करते हैं? महर बॉक्सा निवास करते हैं। शायद ये क्वेश्चन पूछा भी है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ है, ठीक है। देहरादून जिले में महर बॉक्सा निवास करते हैं। बॉक्सा लोग खुद को पवार राजपूत मानते हैं। बैठान विवाह प्रथा प्रचलित है। और राज्य में कौन सी थी? प्लायन विवाह प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। यहाँ बैठान विवाह प्रचलित है। बॉक्सा जनजाति की विशेषता क्या है देखेंगे हम। विशेषता के बारे में हम बात करेंगे तो चेहरा चौड़ा होता है, नाक चपटी होती है, होठ पतले होते हैं, ठीक है। चेहरा चौड़ा, नाक चपटी, होठ पतले फालतू बात है, पूछने वाला कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। बाकी उनकी मर्जी है। बॉक्सा की कोई निश्चित बोली नहीं है भाई, मगर बॉक्सा लोग भावरी, रच भेंसी व कुमैया बोलियाँ बोलते हैं। रच भेंसी याद रखना इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। भावरी, रच भेंसी व कुमैया बोली बोलते हैं। बॉक्सा जनजाति के 5 गोत्र या उपजातियों में विभक्त है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, 5 गोत्र या उपजातियाँ इनकी। देखो, पहले तो पवार,
खुद को मानते ही हैं। यदुवंशी, राजवंशी, पवार है तो राजा है तो इस वजह से राजवंशी। ठीक है, राजा है, पवार है, राजपूत है, राजाएं हैं तो ये पतराजा। ठीक है, और एक तनवार और एक यदुवंशी। ठीक है, यदुवंशी मानते हैं। इसमें ना पुत्रों के साथ ना पुत्रियों को भी संपत्ति का अधिकार माना जाता है। पितृसत्तात्मक प्रथा पाई जाती है बॉक्सा जनजाति में। ठीक है, और बॉक्सा जनजाति में पुत्रों को भी संपत्ति का अधिकार माना जाता है। किसका अधिकार माना जाता है? संपत्ति का अधिकार माना जाता है बॉक्सा के अंदर। ठीक है, अभी ये बात हमने इतनी पढ़ ली है, इसको हम रिपीट कर लेते हैं, करना चाहे तो, और ना करना चाहे तो उसकी बात अलग है ही। ठीक है, फिर भी मैं देखता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ एक बार। इसको कर लेते हैं हम यहाँ हाइड। रिपीट करने की जरूरत है क्या? लग रहा तो नहीं है, क्योंकि आपको याद हो ही गया होगा। बॉक्सा जनजाति, बॉक्सा। ठीक है, कितने? 173 गाँवों में। सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर के अंदर पड़ता है। ठीक है, 173 गाँवों में है उधम सिंह नगर के अंदर ये पड़ती है। खुद को क्या मानते हैं? पवार राजपूत मानते हैं। ठीक, क्या मानते हैं? पवार राजपूत। एलियट के अनुसार सबसे पहले ये कहाँ बसे थे? ये बनबासा चंपावत में बसे थे। ठीक, कहाँ बसे थे? बनबासा चंपावत में बसे थे। ठीक है, और बैठान विवाह पत्ती, बैठान विवाह पत्ती। ठीक, भाषा कौन सी है इसकी? रच भैंसी, रच भैंसी। भावरी और एक कुमैया थी, एक भावरी थी, एक कुमैया थी। 5 गोत्र है इसकी। पहली कौन सी है? यदुवंशी। राजवंशी, राजवंशी है तो पवार है, पवार है तो मैंने बताया था ना, राजवंशी है, पवार है तो तनवार है। और एक कौन सी थी? रज एक थी शायद, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा यार, पतराजा। एक थी पतराजा। इस प्रकार से 5 भागों में बटा हुआ था। पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार प्राप्त थे संपत्ति के अंदर। ठीक है, विवाह पत्ती हमने बताई दी है। और इसके अलावा कौन सी? पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, पितृसत्तात्मक थी। देहरादून, देहरादून में से क्या बोलते हैं? महर, महर। ठीक है, और कुछ बचा है? पवार तो महर बॉक्सा बोलते हैं। ठीक है, चंपावत में था। ठीक है, इतना ही है ये। हाँ, बुकसार रह गया था एक। ठीक है, बुकसार का वर्णन कहाँ मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। बुकसार का वर्णन कहाँ मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। तो ये बॉक्सा जनजाति की हम बात कर रहे थे, इतनी बात हो चुकी है हमारी। ठीक, अब आगे चलते हैं। बॉक्सा जनजाति के लिए किए गए सरकारी प्रयास क्या थे? 1950 में बॉक्सा को एससी के अंदर शामिल किया गया। बॉक्सा किसके अंदर आए थे? एससी के अंदर, 1950 के अंदर। ठीक है, फिर 1956 में एससी से हटाकर पिछड़ी जाति, सॉरी, 1956 में इसको क्या कर दिया था? पिछड़ी जाति में डाल दिया। ठीक है, पिछड़ी जाति के अंदर डाल दिया। फिर 1967 में बॉक्सा को एसटी कर दिया। 1967 में क्या कर दिया? एसटी। और 1981 में क्या कर दिया? आदिम कर दिया। 1981 में क्या कर दिया? आदिम जाति कर दिया था। ठीक है, 1950 में तो इसको एससी में लेके गए। 1950 में किस में लेके गए? हम इसको एससी के अंदर लेके गए हैं। 1950 में हम इसको एससी के अंदर लेके गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? 1956 में क्या किया? इसको बताओ क्या किया है? 1956 में हमने इसको बॉक्सा को अनुसूचित जाति से हटाकर पिछड़ी जाति में शामिल कर दिया। किस में कर दिया? पिछड़ी जाति में शामिल कर दिया था। 1956 में हमने किस में कर दिया? पिछड़ी जाति में शामिल कर दिया। और 1967 में बॉक्सा को एसटी में लगाया और 1981 में क्या लगाया? आदिम जाति में लगाया था। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। बॉक्सा जनजाति की धार्मिक व्यवस्था। अब धार्मिक व्यवस्था की हम बात करेंगे। धार्मिक व्यवस्था बात है तो ये चामुंडा देवी बॉक्सा की सबसे बड़ी देवी है। चामुंडा देवी किसकी है? बॉक्सा की सबसे बड़ी देवी है। कहाँ पड़ती है? काशीपुर में पड़ती है। बुकसार के बॉक्सा साकरिया देवता की पूजा करते हैं। असल बुकसार का वर्णन कहाँ मिला था? आईने अकबर में मिला था। साकरिया देवता की पूजा करते हैं। देवी देवताओं के नाम याद रखने इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, तो चामुंडा देवी, साकरिया देवी, साकरिया देवता को ग्राम देवता भी कहते हैं। ठीक है, बॉक्सा लोग ग्राम खेड़ी देवी की पूजा करते हैं। ग्राम खेड़ी देवी की पूजा करते हैं। प्रत्येक बॉक्सा गांव में मुखिया के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी, जिसे भवानी माना गया है, ग्राम खेड़ी देवी की पूजा करते हैं। इसे भवानी माना जाता है। ठीक है, इसका मानना है कि ग्राम खेड़ी देवी सारे गांव व उनकी फसल पशुधन की रक्षा करती है, बच्चों की व्याधियां भूत प्रेत दुरात्मा को प्रकोप से रखती है। तो मुखिया के घर के सामने किसका मंदिर होता है? ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है। ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है, जिसे भवानी बोला जाता है। चामुंडा देवी इनकी प्रसिद्ध देवी है। साकरिया देवता की पूजा होती है और साकरिया देवता को ग्राम देवता भी कहते हैं। इसके अलावा हुलका देवी, ज्वाल्पा देवी आती है। जादू टोना तंत्र मंत्र का अधिक प्रचलन है। इन व्यक्ति को भरारी या तांत्रिक कहते हैं। भूमसेन देवता की पूजा बॉक्सा जनजाति करती है। यह जनजाति कल्पित आत्माओं की पूजा करते हैं। ठीक है,
तो देवी देवताओं के नाम हमें याद रखने हैं। कौन कौन सी है? चामुंडा देवी है, साकरिया देवता है, ग्रामखेड़ी देवी है, हुलका व ज्वाल्पा देवी है, जादू तंत्र मंत्र, बरहारे तंत्रिका, बोक्सा। ठीक है, पेज खोलते हैं हम और देखते हैं इसके बारे में, हम थोड़ी जानकारी जुटाते हैं। देखो देवी देवता, कितने देवी देवता थे इसकी हम बात करें तो देखो चामुंडा देवी, चामुंडा देवी कहाँ पड़ती है? काशीपुर के अंदर पड़ती है। इनकी मेन देवी है चामुंडा देवी। ठीक है, ज्वाल्पा देवी, हुलका देवी, साकरिया देवता, ग्रामखेड़ी देवी जिसे भवानी देवी भी कहते हैं, ग्रामखेड़ी देवी जिसे क्या बोलते हैं? भवानी देवी। ठीक है, साकरिया देवता ग्राम देवता भी होते हैं, ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं। ठीक है, और जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं उनको हम बोलते हैं भरारे। ठीक है, एक भूमिसेन देवता भी हैं। इन देवताओं के नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ लेंगे। अब चलते हैं हम बोक्सा जनजाति के त्योहारों पे। सबसे इम्पोर्टेंट है त्योहार भाई याद करने। ठीक है, जैसे वो राजी लोगों के क्या थे? मकर, शक्कर, मकारा और सकारा, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति पे चलता था। उसी प्रकार बोक्सा जनजाति का त्योहार है। इनके देखो चेती, नोबी, रामलीला, दिवाली, तेरस, होली। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? चेती और नोबी। ठीक है, चेती वर्ष का प्रथम और प्रमुख त्योहार होता है। इस अवसर पर लगने वाला मेला लगभग 15 दिन तक चलता है। सबसे पहला त्योहार कौन सा? चेती है। सबसे लास्ट त्योहार कौन सा होगा? इनका होली होगा, ध्यान रखना। इस दौरान में मछली भात खाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना चेती त्योहार है। जेठ के महीने में नई फसल तैयार होने पर भवानी की पूजा के तौर पर ग्राम खेड़ी की देवी को ढलिया पूजा दी जाती है। ढलिया पूजा मुझे तो नहीं पता क्या होती है, लेकिन ध्यान रखना, बट ढलिया पूजा दी जाती है। कौन सी पूजा दी जाती है भाई? ढलिया पूजा दी जाती है। ठीक है, बोक्सा शिवरात्रि को भी बड़े उल्लास से मनाते हैं, और होली इनका वर्ष का अंतिम त्योहार है। होली क्या इनके वर्ष का अंतिम त्योहार है। ठीक, और भी त्योहारों के नाम है जैसे होंगन, गोटरे, ढलिया, मोरो। होंगन, गोटरे, ढलिया, मोरो। ढलिया से ये ढलिया पूजा, ध्यान रखना। होंगन, गोटरे, ढलिया, मोरो, होंगन, गोटरे, ढलिया, मोरो। ठीक है, बाकी चेती इनका प्रथम त्योहार होता है जो 15 दिन मेला लगता है, और अंतिम त्योहार इनका होली होता है। ठीक है, अंतिम त्योहार क्या होता है? होली होता है। टिक्कड़, जब फसल बनती है ना, फसल बोने से पहले और तैयार फसल को काटने से पहले खेत की पूजा की जाती है, और पूजा हेतु बनाई गई बड़ी बड़ी रोटियां जिसे टिक्कड़ कहा जाते हैं। टिक्कड़, आम भाषा में टिक्कड़ रोटियों को टिक्कड़ बोलते हैं ना, वो यही होती है। ठीक है, ये हो गए बोक्सा जनजाति के त्योहार हो गए। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था इंपॉर्टेंट होती है सबकी, इनकी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात आती है बोक्सा जनजाति में विरादरी पंचायत होती है। अब ये विरादरी पंचायत खत्म कर दी है वैसे तो, लेकिन अब अपनों को ध्यान रखना कि विरादरी पंचायत होती है जो न्याय व कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है। विरादरी पंचायत के अंदर तख्त या तख्त बोलते हैं। बोक्सा जाति की सबसे प्रभावशाली संस्था होती है। इस संस्था को बिरादरी ने न्यायिक अधिकार भी दिए हैं। तख्त पंचायत का मुखिया होता है, जिसे सभी बिरादरी गांवों का मुखिया भी कह सकते हैं। तो अब ध्यान रखना, जो बिरादरी पंचायत होती है ना, उसके अंदर एक तख्त होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मुखिया। मुखिया को क्या बोलते हैं? तख्त बोलते हैं। ध्यान रखना, मुखिया को क्या बोलते हैं? तख्त। तख्त का कार्य तलाक या पुनः विवाह संबंधी मामले निपटाना, विवाह संबंधी मामले निपटाना, विवाहतर या पूर्व के यौन संबंधों से संबंधित झगड़े निपटाना, और जमीनी झगड़े निपटाना। ठीक है, सारे विवाह और यौन से संबंधित है, और एक जमीनी झगड़ा है। ठीक है, बिरादरी पंचायत होती है। बिरादरी पंचायत के अंदर क्या होता है? तख्त होता है। तख्त कौन होता है? मुखिया होता है। और तख्त के पंचायत के अन्य अधिकारी, अब तख्त के नीचे कुछ लोग काम करते हैं। एक होता है मुंसिफ, एक क्या होता है? मुंसिफ। क्या हो गया पेन? एक क्या होता है? मुंसिफ होता है। ठीक है, मुंसिफ। एक होता है दरोगा, और एक होता है सिपाही। एक मिनट देना मुझे। एक होता है मुंसिफ, एक होता है दरोगा, और एक होता है सिपाही, ध्यान रखना। ठीक है, अपने को इस तरह ध्यान रखना है बस। बिरादरी पंचायत के नीचे तख्त जो मुखिया होता है, तख्त के नीचे मुंसिफ होता है, मुंसिफ के नीचे दरोगा होता है, दरोगा के नीचे सिपाही होता है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं इतना। बोक्सा जनजाति के लोग गांव के लिए मंजरा कहते हैं। गांव को क्या बोलते हैं? मंजरा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गांव को कहता है मंजरा कहा जाता है। वर्तमान में बिरादरी पंचायत के स्थान पर कुमाऊं में बोक्सा परिषद की स्थापना कर दी गई है। किसकी स्थापना कर दी गई है? बोक्सा परिषद की स्थापना कर दी गई है। तो ये हमारी बोक्सा जनजाति थी। पता नहीं मैं आपको समझा पाया या नहीं समझा पाया, लेकिन इस बुक के अंदर जो दे रखा है वो मैंने आपको सारा बता दिया, ये सभी इंपॉर्टेंट है।
तो इसकी एक एक लाइन को आप याद कर लेना। बोक्सा जनजाति को मैंने बता दिया, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसको ना, इसके अंदर जो ये पवार राजपूत मानते हैं ना खुद को पवार राजपूत, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये बताया था विलियम कुक ने। विलियम कुक ने बताया था कि जो बोक्सा जनजाति है ना, ये इनका रिलेशन किससे है, पवार राजपूत से है। ठीक है, इसके अलावा क्या ना कन्या शुल्क की प्रथा चलती है इसके अंदर। किसकी चलती है, कन्या शुल्क की। एक कन्या शुल्क की प्रथा चलती है, कन्या शुल्क शादी में ना, जिसे मालगति बोलते हैं, मालगति। ठीक है, ये भी चलती है। एक्स्ट्रा फैक्टर जो मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर और तो कोई दिक्कत है नहीं हमें, जहाँ तक मुझे ध्यान है हो जाना चाहिए। चामुंडा देवी का मंदिर आपको पता ही है कहाँ पड़ता है, काशीपुर में पड़ता है, और काशीपुर का है, उधम सिंह नगर के अंदर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको, कहाँ चला गया, ये रहा। त्योहारों में ना जो ये अपने बात कर रहे हैं जिसकी, होंगन की, गोटरे की, और डलिया और मोरों की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन कौन से, अपना होंगन, गोटरे, ढलिया, मोरो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट त्यौहार है। चैती पहला है और अंतिम कौन सा है, होली है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे लग रहा है आज थोड़ी सी कमी है कोई वीडियो में। ठीक है, आपको कोई कमी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट में करके बता देना। बाकी आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। तो अभी हमारी दो खत्म हो गई, राजी जनजाति और बोक्सा जनजाति, तो दोनों को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है।